आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस चैनल पे आपको साइंस का क्लास 6 से 10 तक का वीडियो मिल जाएगा एज पर सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मॉड्यूल 1 और 2 हम लोग ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन फुल्ली और हम इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे आज। राइट, तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज कंबाइन हो रहा है। राइट, तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट का जो संख्या है वो या तो 2 होगा, कम से कम 2 होगा, या फिर 2 से अधिक। ठीक, और प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। हमेशा इसमें जो है हमको प्रोडक्ट जो मिलता है एक ही मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या उससे अधिक रिएक्टेंट होते हैं जो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि हमारा इसमें नाम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें डीकम्पोज हो रहा है कुछ। डीकम्पोज मतलब ब्रेक हो रहा है। राइट, तो इसमें एक रिएक्टेंट कितना है, सिंगल रिएक्टेंट, वो डीकम्पोज होता है, डिकम्पोज होके 2 या फिर उससे अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिएक्टेंट कितने होंगे, सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो 2 या फिर उससे अधिक पार्ट में ब्रेक होके कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में 2 मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम ही अपोजिट है। राइट, और जैसा नाम बता रहा है उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं और डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होते हैं। राइट, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग जानते ही हैं, किसी चीज को हटा देना। वैसा ही, जैसा नाम है वैसा ही ये रिएक्शन भी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा रिएक्टेंट में ए है जो अकेले है, एक एलिमेंट ए है जो अकेले है और बी सी के साथ मिलकर के कंपाउंड बनाया हुआ है। राइट, अब इस केस में क्या होगा कि ए जो है बी को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ए जो है बी को उसके जगह से हटा देगा। राइट, तो जब ए बी को उसके जगह से हटा देगा तो क्या होगा, हमारा बी, ए जो आ गया बी के जगह पे तो बन गया ए सी। राइट, और बी हमारा अकेले हो, तो पहले ए अकेले थे, बाद में बी अकेले हो गए और ए जो है क्या किए हैं, बी को उसके जगह से हटा दिए। बी को उसके जगह से हटा दिए तो बी क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे ए के जगह पर, और ए का तो कुछ जगह ही नहीं, एक तरीके से बी के जगह पर आपका ए आ गया, बी आपका हो गया यहाँ पर अकेला। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, तभी होगा अगर ए जो है ए बी से ज्यादा रिएक्टिव हो। ठीक है, कोई भी किसी को कब हटा सकता है उसके जगह से, तभी हटा सकता है जब उसके पास सामने वाले से ज्यादा ताकत हो। ठीक है, तो यहाँ पे ताकत का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी, किसके पास रिएक्शन करने का ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो जो जिसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी है रिएक्शन करने का, जो कम कैपेबल है उसको वहां से हटा देगा। तो ए का अगर पास ज्यादा कैपेबिलिटी है तो ही वो बी को हटा पाएगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा केस है जिसमें कैटायंस और एनायंस जो है अपना जगह को स्विच कर लेते हैं, यानी कि अदला बदली कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ए जो है बी के साथ रिएक्ट किया हुआ है और सी जो है डी के साथ रिएक्ट किया हुआ है। राइट, अब जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये अदला बदली कर लेंगे, यानी कि ए चला जाएगा सी के जगह पे और सी आ जाएगा ए के जगह पे। तो ये दोनों जो है अपना जगह स्विच कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनायंस और कैटायंस अपना प्लेस स्विच कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो ये ए बी की जगह हो गया सी बी।
ठीक, और CD की जगह हो गया AD। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये सब आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इस लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिटेल में समझने वाले हैं, और डिकम्पोजिशन का जो 3 टाइप है उसका इंट्रोडक्शन जस्ट मैं दूंगा आपको, और डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, ये हम लोग पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट वीडियो में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके नेक्स्ट में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट, तो आइए चलिए समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन थोड़ा डिटेल में। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। कितना प्रोडक्ट बन रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। किससे बनेगा? फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट से, उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, दिस दे आर ऑफन नोन एज सिंथेसिस। ठीक है, इसको हम सिंथेसिस भी कहते हैं। इसको हम कैसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं? ये सिंपल सा मेथड है, A + B गिव्स B। ठीक है, A और B 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बन रहा है। 2 से अधिक भी रिएक्टेंट होता है, लेकिन ये जो इसका जनरल वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? ये तो प्रोसेस सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हीट का प्रोडक्शन होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम को जब हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो क्विक लाइम और स्लैग्ड लाइम जो है इसका फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने व्हाइट वॉशिंग का प्रोसेस सुना होगा, घर पे चूना जो लगाया जाता है। तो क्या करते हैं, चूना को पहले मिक्स कर देते हैं वाटर में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, वो पूरा पानी उबलने लगता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। उसका जब चूना की पुताई जब होती है तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि पहले दिन दूसरे दिन बहुत ज्यादा आपका व्हाइटनेस नहीं है, लेकिन तीसरे चौथे दिन के बाद वो बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है। तो पहले दूसरे दिन क्यों नहीं व्हाइट है? इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, स्लैग्ड लाइम बना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, आपका व्हाइट वॉशिंग होता है। अब ये जो है ये आपका रिएक्ट करता है, स्लैग्ड लाइम रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, और ये 3 दिन 4 दिन में जाके पूरा एक लेयर बन जाता है। उसके चूना जो लगा है आपका, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है और ये स्पार्कलिंग व्हाइट कलर का होता है, एकदम चमकीला व्हाइट कलर का होता है। इसी वजह से तीसरे चौथे दिन जा करके आपका जो चूना अगर लगाया गया है तो एकदम व्हाइट चमकना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ प्रोड्यूस होता है H2O, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो ये व्हाइट वॉशिंग के दौरान ये आपका रिएक्शन होता है। तो स्लैग्ड लाइम, क्विक लाइम आप लोग जानते ही हैं। क्विक लाइम आपका CaO है, उसको वाटर में मिलाते हैं तो स्लैग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो है कार्बन, अगर व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका स्पार्कलिंग व्हाइट कलर होता है, यानी कि चमकीला सफेद रंग। ठीक, और इस प्रोसेस के दौरान वाटर भी बनता है। ये जो वाटर बनता है वो इवेपोरेट हो जाता है, दीवार से ही इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जैसे CaO और H2O 2 आपके रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बना CaOH2, यानी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं, कंबस्शन ऑफ कोल। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि कंबस्शन जो है, एक कोल का जो हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से कोल यानी कि कार्बन रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपके कितने हैं? 2 हैं, कार्बन और
ऑक्सीजन और प्रोडक्ट कितना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए और दो या फिर उससे अधिक रिएक्टेंट होना चाहिए, राइट। आइए और एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन जो है आपका एटमॉस्फेयर में होता है। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एकदम ये ध्यान देने वाली बात है कि ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता, ये लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा। विदाउट लाइट ये रिएक्शन नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर लाइट है तो ही आपका ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। अभी आप लोग कह रहे होंगे HCl को मैं हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों कह रहा हूँ। अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन अगर इसको हम लोग वाटर में मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्वस, AQ। तो जब वाटर के प्रेजेंस में आ जाएगा तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, तब इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अदरवाइज इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोलेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एटमॉस्फेयर में बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन का नेचुरली इंटरेक्शन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये दोनों का रिएक्शन होने से एक प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसलिए दो चीज कंबाइन होकर एक बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका नेचुरली ये फॉर्मेशन होने का तरीका है। ऐसे लैब में भी इसका फॉर्मेशन होता है, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हीट कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। एमोनिया का सिंथेसिस जो है ये लैब में किया जाता है। तो लैब में जो अमोनिया का सिंथेसिस होता है वो हैबर्स प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो जो हैबर्स प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो गैस है उन दोनों को हीट कर देते हैं और आयरन का जो बुरादा होता है उसके ऊपर से इसको पास करते हैं, तब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयरन के प्रेजेंस में जब इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो ये बन जाता है अमोनिया। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब बहुत सारे जो आपके फ्यूल्स होते हैं, आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी आपने पॉल्यूशन में पढ़ा होगा कि बहुत सारे जो फ्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है और जब उसका कंबसन किया जाता है तब वो उसमें जो सल्फर प्रेजेंट है उसका भी कंबसन हो जाता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। जब जो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए बहुत सारे फ्यूल को बर्न करने पे रोक भी लग गया। ताजमहल वाला भी केस आप लोगों ने सुना होगा कि सल्फर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके से एसिड रेन होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्टेंट आपके दो हैं, प्रोडक्ट एक ही है, इसलिए ये भी आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन तब होता है जब हम लोग आयरन और सल्फर को एक साथ हीट करें। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो सल्फर जो है आपका मोल्टेन फॉर्म में जैसे ही आना शुरू होता है आयरन से रिएक्ट करता है और आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आयरन सल्फाइड जो है ब्लैक किस कलर का बनता है आपका। ठीक है, सॉलिड फॉर्म बनता है ब्लैक किस कलर का। तो ये जो प्रोसेस है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि आयरन आपका सल्फर से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि दो रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट आपका बना एक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है, दूसरा रिएक्शन भी बैलेंस नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 8 सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे 8 सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर। तो कोई भी रिएक्शन इसमें से हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, आइए इन सबको हम बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाए। आइए फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन तो हम लोग ऐसे ही बैलेंस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग को कम से ये यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसको अगर 2 करना है तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी अब क्लोरीन 2 हो गया, तो ये आपका हो गया बैलेंस, राइट। अब ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा
डिफिकल्ट रखा है। अगर चाहें तो हम लोग सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, और उस तरह से भी मैं बताता हूँ। जैसे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसको हम डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन आपका बैलेंस हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन आपका है 6, यहाँ पे 2 है, तो 6 को 2 से डिवाइड किए कितना आया 3, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी 6, तो ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग वो जो मेथड है उससे भी एक बार करके देख लेते हैं। तो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और 2, प्रोडक्ट में कितना है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो गया 2। अब 2 को हम प्रोडक्ट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 छोटा है, 1 किस में है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में जहां नाइट्रोजन उसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब नाइट्रोजन का संख्या हो गया हमारा 2, और हाइड्रोजन का संख्या हो गया 3 इंटू 2 6। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 को हम डिवाइड, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 3। किस में कम है, 2 छोटा है, रिएक्टेंट में है, तो रिएक्टेंट में जहां पर भी हाइड्रोजन हो, यहाँ है, उसको हम कोफिशिएंट जो हमें मिला है 3, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस होते ही हमको समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल बनता है अमोनिया का। ठीक, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट होता है, तब बनता है 2 मॉलिक्यूल अमोनिया। ठीक है, अब चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं, S8 और O2। ठीक है, यहाँ पे S8 है, यहाँ पे S1 है, तो इसको हम सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये S8 यहाँ भी S8 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 8 2 जा 16, यहाँ पे 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 होगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे थर्ड जो है Fe प्लस S8 गिव FeS। ठीक है, Fe यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम। सल्फर यहाँ 8 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई किए, सल्फर ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब लेकिन आयरन यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे Fe1 है, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्लियर है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 2 हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 2 अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। एक सल्फर 8 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 8 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। 8 आयरन का एटम एक सल्फर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो आपका 8 आयरन सल्फाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये सारा हमको नॉलेज इससे मिल गया, राइट। आइए अब देखते हैं हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो कम्बिनेशन में जो हुआ उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि प्रोडक्ट हमारे जो होंगे कितने होंगे, एक ही होंगे, सॉरी रिएक्टेंट आपके कितने होंगे, एक ही होंगे, और प्रोडक्ट उसमें एक से ज्यादा होगा। ठीक है, तो डीकम्पोज हो रहा है, एक बड़ा चीज टूट करके छोटे चीज में बट जा रहा है, राइट। तो ये इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और क्या देता है, इट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है आपका एक है, सिंगल है, और जो प्रोडक्ट है आपका या तो 2 है या फिर 2 से भी ज्यादा है। ठीक, तो ऐसे को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जा रहा है 2 या उससे अधिक छोटे मॉलिक्यूल। ये अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कम्बिनेशन में कंबाइन होता है और इसमें ब्रेकिंग प्रोसेस होता है।
ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, डिकम्पोजिशन करने तोड़ने के लिए किसी चीज को कोई ना कोई एनर्जी का जरूरत चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी हमें जिसका जरूरत होता है वो एनर्जी हमको कैसे मिलता है, तो वो या तो हीट के फॉर्म में मिलता है, या लाइट के फॉर्म में मिलता है, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलता है। तो इसी के हिसाब से 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, आपका ये कैसे जनरलाइज किया जाएगा, एक रिएक्टेंट 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके जो 3 टाइप्स हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि थर्मल मतलब हीट, अगर हम किसी चीज को हीट कर दें तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको थर्मोलाइसिस भी कहेंगे, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, टूटना। ठीक है, तो थर्मो मीन्स हीट, हीट की वजह से अगर लाइसिस हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मोलाइसिस या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीटिंग की वजह से हो रहा है उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी वैसे ही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है आपका लाइट की वजह से, यानी कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट, और उसकी वजह से अगर लाइसिस हो जा रहा है तो ठीक ब्रेक डाउन हो जा रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस कॉज्ड बाय लाइट, किससे कॉज हो रहा है, लाइट की वजह से, तो इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल में किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय हीटिंग। इन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, and in photolytic decomposition the decomposition is caused by light। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। होपफुली आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको जितने भी हमारे वीडियोज हैं जब भी मैं अपडेट करूंगा तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।